सेंटेंस निकलता कि पापा हो गया, सीख दिया मैं एकदम खुशी से। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से एक रील आई, मेरे तो पैर तले ज़मीन ही खिसक गई कि ये क्या हो गया। अब ये रीनीट हो रहा है तो मेरे को तो इमोशंस ही फील होना बंद हो गए हैं सबके चक्कर में। इनमें आता है तो ये रद्द कर देते। इनका मन का हुआ तो इन्होंने 2024 में तो रद्द नहीं किया सर। इतनी मेहनत, इतनी एंग्जाइटी, इतना कैलकुलेशन, इतना मतलब माइक्रो मैनेजमेंट, एंड सडनली पेपर कैंसिल। इस बार क्या लग रहा था, स्कोर ठीक आया? 672 बन रहे थे। मेरा 660 आ रहा था एक्सपेक्टेड। हम दोनों इनके ही सपने को पूरा करने में लगे हैं। अभी भी मेरे को वो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले की जो एंग्जाइटी है वो डरा देती हमारे है। बच्चे इतने परेशान थे और आज तो उन्होंने कामयाब में तो ये कर दिया सब। हमारे घर में अभी प्लस्तर नहीं हो पाया, तो वो तो सब बाद में हो जाएगा। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ना कुछ, घर आपने हमारा देखा कैसा है। तो बस ये था कि हमारा सपना हमारे बच्चे बन जाए। हम मान के चलते हैं कि सिस्टम इज़ आइडियल, फुल प्रूफ, कोई कुछ नहीं होगा। जो भी डिपेंड करता है वो हमारी मेहनत पे करता है। किसी का मूड कर रहा है तो वो कर दे रहा है रीनीट, नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है। अब ये करा रहे हैं दोबारा से, तो क्या गारंटी है कि अब लीक ना हो। सुकून क्या है? एक किसान के लिए शायद सुकून यह है कि जिस फसल के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है वो फसल बेहतर हो और उसे मनचाहे दाम मिल जाए। एक आईटी प्रोफेशनल के लिए सुकून ये है कि जिस मकसद, जिस पोटेंशियल के साथ वो साल भर काम कर रहा है उस हिसाब से उसका अप्रेजल हो जाए। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए सुकून क्या है? उसके लिए शायद सुकून ये है कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा है, कम सो रहा है, ज़्यादा जाग रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, पलट रहा है, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा है, फिल्मों की लिस्ट बना रहा है और इस इंतज़ार में बैठा है कि फिल्में तब देखेंगे जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम का दिन आया, एग्ज़ाम दिया, अच्छा हुआ, आंसर शीट से मैच किया तो कट ऑफ क्लियर हो रहा था, मनचाहा संस्थान भी मिल रहा था। लेकिन फिर खबर आती है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, पेपर फिर से होगा। जिस मेहनत के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया था फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस रिदम को फिर से वापस लाना पड़ेगा। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। कहना ज़रूर आसान है, एसी कमरों में बैठकर ये कि पेपर लीक हो गया है तो क्या हुआ, एग्ज़ाम तो करा रहे हैं ना। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इस मेहनत की ज़मीनी हकीकत क्या है, वो उनसे जानते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है। हमारे साथ यश हैं जो 3 साल से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम दिया। इनका स्कोर 672 बन रहा था, इनको मनचाहा संस्थान मिल रहा था। इनकी ही बहन हमारे साथ पंछिन है। पंछिन भी अपने भाई को देखकर नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। तो इनसे भी मिलते हैं, इनके परिवार से भी मिलते हैं, इनके संघर्ष की कहानी जानते हैं और ये जानते हैं कि जब इन्हें खबर मिली कि एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो इन पर क्या बीतती है। क्योंकि ये जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर ये घर वापस आ गए थे। इन्हें पता था कि अब दोबारा नहीं जाना, अब हमें फिर से हम जब पैकिंग करेंगे तो हम उस संस्थान जाएंगे जिसके लिए हमने सपना देखा है, जिसके लिए हमने रात दिन मेहनत करी है। लेकिन अब वो सपने वैसे नहीं रह गए, अब इन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बात करते हैं यश से। कैसे पता चला कि एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है? सर मैं गांव में था, अपने रिलैक्स कर रहा था, तो इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से एक रील आई। उस रील में था, पोस्ट डली थी एनटीए की। तो मुझे लगा ये जोक है, किसी ने यहीं से कर दिया है। बट फिर जब कंटिन्यूसली सेम चीज़ आने लगी और फिर मैंने अपने टीचर को कॉल किया, आनंद सर को, कि सर ये सही में लीक हो गया है क्या। एंड ही वॉज ऑलरेडी सैड, शायद किसी ने पहले भी उनसे डिस्कस किया होगा। तो मेरे तो पैर तले ज़मीन ही खिसक गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि पहला भी 24 में मैंने फेस किया था सेम चीज़। वहाँ तब भी लीक के केसेस आए थे एंड तब रीनीट नहीं हुआ था, कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पे पेपर रिकंडक्ट हो गया था। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसी की उम्मीद थी कि अगर इनकेस लीक कंफर्म भी होता है तो कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे वो रीनीट हो जाएगा। एकदम से एग्ज़ाम ही पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था इस चीज़ के लिए। फिर अब जैसे तैसे मुझे आना ही पड़ा है और अब दोबारा तैयारी करने के लिए मन हो ना हो करना ही पड़ेगा मुझे तैयारी। अच्छा, एक बात यश बताइए कि आपने 24 का एग्ज़ाम दिया, 24 में 12वीं कर रहे थे उस दौरान दिया था, फिर 25 का देते हैं, फिर 26 का देते हैं, 3 साल की मेहनत थी। और इस बार क्या लग रहा था, स्कोर ठीक आया है? सर 672 बन रहे थे, जो एनटीएनएम अपनी आंसर की निकाली थी उससे। क्या लग रहा था कौन सा इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा? सर मैं होप कर रहा था पीएमसीएच मिल जाए। मतलब मेरा एम था कि मुझे बस दिल्ली का कोई भी कॉलेज मिल जाए। एंड मैं ये चाहता कि अगर बुरा से बुरा कुछ होता भी हो तो एटलीस्ट दिल्ली का जो बीएमसीएच है वो मिल जाएगा मुझे, बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज। बट अब तो देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये था कि अगर बीएमसीएच नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट जो मेरे घर के पास है काफ़ी अच्छा कॉलेज LLRM, उसको मैं होप कर रहा था।
अब ये कितना मुश्किल है 3 साल बाद? आपको लग रहा है अब इस बार जैसे कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा था, आपको मनचाहा इंस्टीट्यूशन भी मिल रहा था, आप दोबारा एग्जाम ना देते, अब जो रीनीट होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? सर मैं तो लाइक मैं तो एकदम फेज़ आउट हो गया था उस तैयारी के फेज़ से। लेकिन अब तैयारी करने जाना पड़ेगा। तो एक तो ये कि आप अगर पढ़ाई एक बार आपने रोक दी है, तो उस शेड्यूल में दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा एटलीस्ट। अगर मैं हॉस्टल भी जा मैं हॉस्टल में पढ़ा था, तो हॉस्टल में आपको कम से कम एडजस्ट होने के लिए, रूम में जाने के लिए और मनचाहा रूम, रूममेट, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर जाके एक पढ़ाई वाला मैटर बनता है। तो उस सब के लिए अब थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन। मतलब अभी मैं इतना रिलैक्स था, 1 दिन पहले बहुत खुश था, एन्जॉय करा सबके साथ, और एकदम से अब इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं फिर से। मतलब अभी जस्ट उस नीट के फेज़ से निकला कि टेंशन भरे माहौल से, और एकदम से दोबारा उसमें खिंच गया हूँ मैं। तो वही। और मतलब थोड़ा-सा ये था कि पहले मेरे को लगता था कि अगर आप मेहनत करोगे, मतलब मैं इतना मेहनती था नहीं बचपन से, पर टीचर्स ने मुझे कंटिन्यूअसली बोलते रहे मेरी कोचिंग में ही, अनबनी में, कि आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है। तो मैंने भी सोचा कि अब टीचर्स इतना कह रहे हैं तो मुझे अपना बेस्ट देना ही चाहिए। बट अब धीरे-धीरे जैसे साल गुज़रते हैं, ऐसा लग रहा है कि मेहनत पक्का मतलब हेल्प तो करती है, पर कहीं न कहीं ना एक लक फैक्टर, पहले मैं लक फैक्टर को बहुत कम वे कर रहा था, पर अब थोड़ा ज़्यादा करने लगा हूँ ये इवेंट्स के साथ, जैसे-जैसे होता जा रहा है। ये हमारे साथ आनंद की बहन है, इनका नाम बहुत अच्छा है, उसके नाम के मायने भी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? सर पलछिन। हाँ, पलछिन। पलछिन। हाँ। क्या मायने हैं इसका? इसका मतलब है जो अपना एक भी पल वेस्ट ना करे। इनके नाम के मायने हैं कि जो एक पल भी वेस्ट ना करे। लेकिन जिस स्थिति में हम इनसे बात कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से इन्होंने तैयारी करी थी, लेकिन अब जो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ इंटेंशन है, क्योंकि जिस रिदम में ये लोग तैयारी कर रहे थे, जैसे मैंने शुरू में बोला, ये सब बोरिया बिस्तर अपना हॉस्टल से पैक करके वापस घर आ गए थे और नानी के यहाँ थे, लेकिन अब इन्हें वापस आना पड़ा। आप इस फैसले को कैसे देखते हो पलचिन? रीनीट को तो मतलब ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था, बट अभी जैसे ही सुना रीनीट हो रहा है तो पहले तो मतलब ऐसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे लगा कि जहाँ पे लीक हुआ है सिर्फ वहाँ पे होगा, क्योंकि लाइक 22 लाख के अराउंड बच्चों ने दिया, तो इतने मैसिव स्केल पे दोबारा से एग्ज़ाम कराना तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर इनजस्टिस ही हुआ है, क्योंकि मतलब जैसे भैया 2024 में था तो तब भी हमने देखा था, और तब तो मतलब ऐसे सब लोग ने कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, तो ऐसा था कि तब नहीं हुआ तो अब क्यों। तो इट्स लाइक कि अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो जा रहा है। किसी का मूड कर रहा है तो वो कर दे रहे हैं रीनीट, नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर रहे हैं। और मतलब इट्स लाइक कि कुछ ऐसे रह नहीं गया है कि किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पे या किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ भी किया जा रहा है, रेकलेस होकर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली करप्शन तो अब मैं क्या ही बोलूँ। तो क्या शेड्यूल रहता था जब तैयारी कर रहे थे? तो लाइक हम आनंद में रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे इट्स लाइक कि सबके लिए सेम ही रहता है। वो 6 AM पे उठा देते थे, और 6 AM पे उठने के बाद लाइक अपना 7 बजे हम लाइब्रेरी चले जाते थे। फिर उसके बाद 8 AM पे ब्रेकफास्ट करके 8:30 से लेके अराउंड 1 PM तक पढ़ाई करते थे। फिर 1 PM से 2 PM तक लंच करते थे। उसके बाद 2 to 5 तो हम लाइक 2 to 5 मैंने कभी वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उसी टाइम पे नीट होता है, तो तब एकदम प्रॉपरली पढ़ाई करते थे। उसके बाद 5 PM से लाइक टीटी खेल लेते, उधर गेम्स के लिए अच्छा फैसिलिटी है, तो टीटी खेल लेते थे, बैडमिंटन वगैरह सब कुछ। या फिर मतलब ऐसे लगता था कि नहीं थोड़ा सा पढ़ना है, तो उस टाइम पे डाउट्स पूछ लेते थे। और 6 to 8 मोस्टली मैंने अपना डाउट्स के लिए रखा था, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि उस टाइम पे मतलब थोड़ा उतना प्रोडक्टिविटी नहीं बैठ पाता मेरा। और उसके बाद फिर रात को 9 बजे से लेके 1 या 2 बजे तक, मतलब जितना मैं स्ट्रेच कर सकूँ उतना पढ़ते थे। फिर 6 बजे उठ जाते थे? हाँ। मतलब इस शेड्यूल में आप ना फिल्में देखते हैं, ना दोस्तों से मिलते हैं? उधर पे फ़ोन नहीं अलाउड था, वहाँ पे फ़ोन सिर्फ 8 से 9 के बीच में मिलता था। और वो लंच ब्रेक डिनर टाइम होता था, तो सिर्फ डिनर करते थे और अपना फ़ोन लेते थे। मतलब मम्मी पापा से 10 मिनट बात किया, थोड़ा बहुत अगर गाने सुने तो वो सुने, और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। फ़ोन 1 में घंटे के लिए सिर्फ फ़ोन यूज़ करते थे आप? हाँ, देते ही नहीं थे वो लोग। ये उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए जो ये बार-बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ तो री-नीट करा तो रहे हैं, री-एग्ज़ाम करवा तो रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कितनी रिगरस इन लोगों ने तैयारी करी है। एक अगर रोबोट का शेड्यूल देखें तो वो भी ऐसा ही होता होगा। इनका एक-एक मिनट फिक्स है कि इतने बजे उठेंगे, नाश्ता करेंगे, क्लासेस करेंगे, तैयारी करेंगे, और 1 घंटे सिर्फ इनके पास फ़ोन रहता है। ये उस दुनिया से नहीं है जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। इनका अपना शेड्यूल है, अपनी तैयारी है, अपने इंटेंशन है। लेकिन उसके बाद, इतनी तैयारी के बाद फिर ये खबर आती है तो कितना डिसअपॉइंटिंग है ये।
मतलब मेरा 660 आ रहा था एक्सपेक्टेड, तो मैं तो मतलब जैसे भैया ने बोला आई वाज़ वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा था कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, बट मुझे पता था कि मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा, और मुझे था कि मुझे बस कॉलेज जाना है एट एनी कॉस्ट। बट अब ये रीनीट हो रहा है, तो द थिंग इज़ कि एक तो हम उस एनवायरनमेंट से एकदम कट ऑफ हो चुके हैं। उस एनवायरनमेंट में वापस जाना, उस सब टेंशन को दोबारा अपने अंदर बिल्ड करना, एंड ऑब्वियसली जैसा आपने बोला अभी हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, वो शेड्यूल दोबारा बिल्ड करना लाइक, और मतलब इट्स लाइक कि थोड़ा बहुत लक भी होता है, उस दिन पता नहीं क्या हो जाए। तो पता नहीं, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी सा हो गया है, तो इट्स लाइक कि कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब मेरे को तो इमोशंस ही फील होना बंद हो गए हैं सबके चक्कर में। ये जैसे कि पलचिन कह रही हैं कि लक का बहुत बड़ा खेल है कि क्या पता जिस जो 3 मई को ये दे रही थी तो शायद वही एग्ज़ाम में आया हो जिसकी इन्होंने तैयारी करी हो। अब जब एग्ज़ाम हो तो शायद वो चीज़ें आए जिसमें इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो ये आप लोग यार, आपसे मैं बस ये समझना चाहता हूँ, 3 साल आप तैयारी करते हो, तीनों साल की मुझे जर्नी अगर बता पाओ। सर मैं 11th-12th से शुरू करता हूँ। 11th-12th शुरू में क्योंकि मैं नया था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं था, तो जो भी मेरे टीचर्स कहते थे मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था। टीचर ने जो बोला वो चुपचाप करते जाओ। एंड फिर जैसे ही 12th का पेपर हुआ मेरा, उस दिन हुआ एक्चुअली क्या था, एग्ज़ाम सेंटर पे मैं होपलेस हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा जो एक्चुअल जैसे पेपर जब मेरा हुआ, मैं 2024 से बाहर निकला, मेरे को एटलीस्ट ये था कि पापा मेरा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा रोते हुए नहीं निकलना सेंटर से। मेरा ड्रीम था कि जब मैं नीट दूंगा तो मैं रोते हुए नहीं निकलूंगा, मैं हंसते हुए निकलूंगा। तो क्योंकि मैंने पेपर में देख लिया था ऑलरेडी 640 बन रहे अराउंड, तो मैं निकला और मैंने पहले ही ऐसे सेंटेंस निकलते कि पापा हो गया, चीख दिया मैं एकदम खुशी से। और फिर पापा और मैं सब खुश और चल दिए। फिर टाइम बीता और रिज़ल्ट आया, तो काफ़ी बड़ा शौक लगा। एंड मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने पेपर आके एनालाइज़ किया, फिर भी वो आदत नहीं जाती ना। आप एक बार आ जाते हो शेड्यूल में, तो अब वो लग रहा है कि पेपर का नीट है, फिर भी एक बार एनालाइज़ कर लो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है फिर भी। और उसमें देख रहा हूँ कि अरे मेरी इतनी सिली मिस्टेक है, इतनी सिली मिस्टेक है, अपने आप को सुना रहा हूँ कि अरे इतनी सिली मिस्टेक क्यों करी। पर फिर वही सोचता रहा। मुझे मतलब एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड ये था कि 670 प्लस आ जाते 2024 में भी। तो उसका थोड़ा रिग्रेट हुआ, रिजल्ट के दिन बहुत ज़्यादा हुआ कि मेरे जैसे 634 थे एंड कट ऑफ यूपी का गया था 650। तो अराउंड 16 मार्क्स के पीछे मेरा एक साल जाने वाला था, 16-18 मार्क्स के पीछे। तो उसका मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं बस अब बता नहीं सकता। अब उन 16 मार्क्स के पीछे मेरे 3 साल चले गए। वो आज भी मैं जैसे थॉट लेके बैठ जाता हूँ तो बहुत वो लगता है। बट लाइफ है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, तो मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं। 16 मार्क्स कम थे, फिर एक बार साल और तैयारी करी, हाँ 2025 आ गया। हाँ, वो जो रिग्रेट था एनालिसिस करने का, तो वो मुझे खाता रहा हर दिन कि बस 18 मार्क्स के पीछे, 18 मार्क्स के पीछे, शायद कुछ कर लिया होता, शायद यहाँ कमी रहेगी, शायद एग्जाम हॉल में मैंने ऐसे नहीं बात करना था, वैसे नहीं, मतलब हर छोटी छोटी, क्योंकि गैप कम था तो हर छोटी चीज़ पे ध्यान गया कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ गड़बड़ हो सकती है। उसी साल मैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी होने लगा था, शायद स्ट्रेस ईटिंग मैं काफ़ी ज़्यादा करने लगा था। बट फिर भी मैंने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी कि कोई नहीं, अब एटलीस्ट मुझे पता है कि 640 आए, तो कहीं ना कहीं मुझे रूट पता है, बस मेहनत में ही कमी है शायद मेरी थोड़ी। मैंने और ज़्यादा मेहनत करी। फिर मैं पेपर देने गया अपना, एंड पेपर का एक्चुअली एक सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा था। फ्लूइड डायनेमिक्स का वो क्वेश्चन था, एंड मेरा वो फ्रंट पे पहला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को देख के मैं इतना बौखला गया, मतलब ये क्या दे दिया, मतलब जिस पैटर्न पे 2024 तक आ रहा था बिल्कुल अलग उससे आ गया। फिर मैं शौक चला गया कि इस साल भी नहीं होगा मेरा, पिछले साल 18 नंबर, वही बात है फिर से आने लगी कि 18 नंबर के पीछे तूने ये कर लिया, तब कर लेता मेहनत ये वो। फिर जैसे ही मैं सेंटर से आया, मैं बस चुप, अब ठीक है देखा जाएगा इस जैसा बार होगा। पापा से कुछ नहीं कहा? इस बार मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बस बोल दिया कि पापा, मुझे एटलीस्ट ये था कि चलो कट ऑफ जाएगी, पर कितनी जा सकती है नीचे। ये था कि कम से कम 550 से तो नीचे तो नहीं चली जाएगी, वो तो होपफुली चली गई, बट मेरे स्टिल उससे काफ़ी कम नंबर आए थे। बट फिर ये था कि ठीक है, अभी मेरे को समझ में आया कि मैंने फिर थोड़ा सा 2026 आता है। 26 आया। इस बार मुझे था कि मैं कोई गैप नहीं छोड़ूंगा। मैं सर आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉल पेन जब होता है, नया नया आता है ना, तो उसकी जब निब को खोलते हैं और पेपर पर देखते हो, पेपर को टीयर कर देता है वो। मैंने एग्जाम हॉल में उसका भी ध्यान रखा था कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मैं निब का पेन खोला, जैसे पेपर को पेन मिला, और मैंने क्वेश्चन पेपर पर रब करना चालू कर दिया। मेरा इन्विजिलेटर देख भी रहा है कि लड़का कर क्या रहा है, बट मैं बस रब करता रहा, ताकि वो जो निब है वो स्मूथ हो जाए। और फिर स्मूथ होते ही ना, मैं तुरंत जाके उससे उम्र भरना चालू कर दूंगा
मैंने इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना छोटी-छोटी चीज़ों से मूड जल्दी बदल जाता है। तो मुझे वो वॉलेटाइल नहीं होने देना था अपने आप को किसी भी मोमेंट पे। तो इतना मैंने ध्यान रखा था हर चीज़ का कि कहीं भी दिक्कत ना हो ऐसे-वैसे करके एंड फिर एकदम से पेपर कैंसल हो जाता है। जबकि अभी भी मेरे को वो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले की जो एंग्ज़ायटी है वो डरा देती है कि कितना एंग्ज़ियस था, कितना मैं हर छोटी-छोटी चीज़ को देख रहा था कि ये ना हो, वो ना हो, ये ना हो, वो ना हो एंड अब इतनी मेहनत, इतनी एंग्ज़ायटी, इतना कैलकुलेशन, इतना मतलब माइक्रो मैनेजमेंट एंड सडनली पेपर कैंसल। वो बहुत ज़्यादा। यश के पापा भी हैं सर। ये बस मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसे इसने बच्चे ने बताया कि 2024 में जब ये एग्ज़ाम दे के निकला तो ये बहुत खुश था कि इस बार कुछ हो जाएगा। फिर 2025 में बता रहे कि पैटर्न में कुछ 19-20 हो गया, टफ एग्ज़ाम आ गया। फिर ये मेहनत करता है तीसरे साल, फिर 2026 में एग्ज़ाम देता है और ठीक-ठाक कट ऑफ इसका क्लियर हो रहा है जो आंसर शीट इसने मैनेज किया। और अब ये खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया, अब री-एग्ज़ाम होगा। इसको आप कैसे देखते हो? 2025 का वो दिन जब ये निकल के 2024 का दिन जब ये निकल कर एग्ज़ाम हॉल से आया था जब आपसे बात करी, फिर 2025 और फिर 2026 में जब ये खुश है और आज का दिन जब अब तैयारी हो रही है कि फिर से बोरिया बिस्तर बाँधेंगे और फिर हॉस्टल जाएँगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। मैं एक बात कहूँगा, ये दरअसल इस सरकार के बहुत अच्छे काम हैं। बस ये एक जो गड़बड़ी है लीक वाली, अगर इसको कहीं से रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर ये जो निर्दोष बच्चों को लपेटा जा रहा है, बस ये ना किया जाए। ये जो रद्द हुआ है, अब वो कई परीक्षाएँ दरअसल लीक हुई हैं और कोई फुल प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो इतनी मेहरबानी हो जाए बच्चों पर कि जो बच्चे निर्दोष हैं, लपेटे जा रहे हैं, उनको कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको आप दंडित कर दें। हर परीक्षा में करें, क्योंकि बार बहुत परीक्षाएँ लीक हो रही हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो बच्चे, इनसे जो स्ट्रेस बच्चों को तनाव खामख़ा मिल रहा है, वो उसका समाधान, उसका रास्ता यहीं से निकलेगा। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी परीक्षाएँ आप कराएँगे और कितनी लीक नहीं होंगी। अगली बार कराएँगे वो लीक नहीं हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये अगर इस तरह से हो जाएगा, तो ये बच्चे जो अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, होनहार बच्चे हैं, जिनका इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं रहता है, वो नहीं लपेटे जाएँगे, उनका समय भी खराब नहीं होगा, वो तनाव में भी नहीं आएँगे और दुर्घटनाएँ बच्चे कर बैठते हैं, वो भी नहीं होंगी। ये इस तरह से हो क्योंकि जाएगा। तैयारी करने के दौरान तो दिमाग में कहीं नहीं होता होगा कि यार एक दिन ये भी खबर आएगी कि हमने यार एग्ज़ाम बढ़िया होगी, पेपर भी लीक हो सकता है, तो हम बैक ऑफ द माइंड कभी सोचते भी नहीं है इस चीज़ हाँ, को। हम मान के चलते हैं कि सिस्टम इज़ आइडियल, फुल प्रूफ, कोई कुछ नहीं होगा। जो भी डिपेंड करता है वो हमारी मेहनत पे करता है और जहाँ कहीं भी सिस्टम में फॉल्ट आता है वहीं लक फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। यही बस। अब अगर सिस्टम फुल प्रूफ होता तो बस यही होता कि हमारी मेहनत है, रिफ्लेक्ट हुई, हम आगे बढ़े। अब ये है कि अब एक ब्लेम गेम भी बन जाता है ना कि हाँ, सिस्टम में कमी थी, तो मेरा नहीं हुआ। ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वही। मतलब अभी जो बैक पैक कर रहे हो शायद ये उस लिए होता है कि अब हम अपने मनचाहे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, उसके लिए बैक पैक कर रहे हैं। और ये एक अब ये ना लाइफ भर के लिए इसने एक डर दे दिया मन में कि बेशक तुम कितनी मेहनत कर लो पर एक ना एक लक फैक्टर रहेगा, वो छोटा होगा बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और वो कब लक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा लाइफ में। अब ये डर हमेशा रहना ही है। मोस्टली मेरे लिए तो 3 साल गए तो मेरे तो रहेगा ही कि कितना ही मेहनत कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, पर एक ना एक कहीं न कहीं छोटा, तुम्हें नहीं पता, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते उस लक फैक्टर को। जैसे मैंने अपना माइक्रो मैनेजमेंट किया, हर चीज़ का ध्यान रखा। अब मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया अपनी तरफ से, ओके है, पर स्टिल मुझे नहीं पता, पर कहीं न कहीं अभी भी लक फैक्टर है। वो मैनिपुलेट कर सकता है मेरी सारी चीज़ों को। कहीं न कहीं कि सालों की मेहनत को कुछ लोगों का लोभ, कुछ लोगों की मक्कारी उसे बाईपास करती है। अगर यश ये हम आपसे पूछें कि आपके लिए डॉक्टर बनना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप 3 साल से लगातार उसके लिए बैक टू बैक तैयारी कर रहे हो, सारे पेन्स झेल रहे हो, दोस्तों से नहीं मिल रहे, फ़िल्में नहीं देखते, गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हो। कितना ज़रूरी है तुम्हारा डॉक्टर बनना? सर, मेरा जो पहला ड्रीम था ना, वो मेरे को नॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद है और हर किसी बच्चे को जब तारे देखता है तो उसको तारे पे जाने का मन करता ही है। तो मेरा भी वो बचपन से ना सारी चीज़ें जानने का मन है। और एक दिन आई गेस मैं 6th और 7th क्लास में था और एकदम ऐसे ही मेरे को थॉट आया, अपने ऐसे हाथ में मैं अपनी नर्व्स को देख रहा था कि यार मैंने अगर अपनी बॉडी को नहीं जाना तो मैं दुनिया को कैसे जानूँगा? तो तब से वो मेरी एक क्यूरियोसिटी है बचपन की कि मुझे अपनी बॉडी को जानना है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉडी को जानने के लिए क्या है? अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएँ तो मेडिकल साइंस है। तो बस इसलिए अब एमबीबीएस एक क्यूरियोसिटी भी फुलफ़िल कर रहा है मेरे लिए और
काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा रिसर्च हो गया, मेरी क्यूरियोसिटी होगी, एक तरीके से ये मेरी विचारधारा है, उसके बेसिस है ये चीज़। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्रैक करना, क्योंकि इसी थॉट को लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी थॉट के अराउंड मैंने सोच डेवलप करी अपनी। ये ना होना मेरे लिए बहुत वो हो जाएगा कि जैसे उस बच्चे के मैं थॉट को मार दूँ कि मैंने अपनी बॉडी को नहीं जाना तो मैं क्या जाना, इसलिए बस। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं कि दोनों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई सबसे महंगी मानी जाती है, इसकी कोचिंग भी सबसे महंगी होती है और जो फीस होती है वो भी सबसे महंगी होती है। आपने दोनों बच्चों को डिसाइड किया हम दोनों को डॉक्टर बनाएंगे। जी, दोनों पहली क्लास से ही डीपीएस में पढ़े हैं। क्योंकि होनहार थे तो हमें लगा कि ये अपनी पसंद की फील्ड चुनेंगे। दोनों ने अपने आप ही चुना, हमने ना तो सजेस्ट किया, ना ही हमारा इसमें कोई इन पे प्रेशर रहा है। जब इनको लगा कि हमारी बायो मतलब बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल 100% इनका जो है परफॉर्मेंस रहता था, तब इन लोगों ने बायो की फील्ड को चुना और बायो की फील्ड डॉक्टर ही है, इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं है। चूँकि हम दोनों सेवा में हैं, सरकारी सेवा में, मैं अकाउंटेंट हूँ और पत्नी प्रवक्ता है पॉलिटिकल साइंस की, तो हम दोनों इनके ही सपने को पूरा करने में लगे हैं। महँगी है, हमारे बजट में है और हमारे कोई उल्टे-सीधे शौक नहीं, हमारे घर में टेलीविज़न नहीं है, टेलीविज़न नहीं है? है ही नहीं। जब से पहले दिन से इनका एडमिशन हुआ, तो पुराना जब जो शादी में मिला था, वो टीवी था हमारा। तो इन्होंने ही, बच्चों ने ही वो शुरू-शुरू में तो खेलते थे जब ये एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब हमने देखा कि इनके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, तो हमने उसको बाँध के रख दिया। अब बाँध के रख दिया, हो गया खराब। दोबारा हमने कभी फिर हमें खरीदने का ही मन में नहीं हुआ कि कहीं ऐसा ना हो इनका ध्यान जो है टीवी की तरफ आ जाए। तो अब वो जब खराब हो गया, अब फिर हमने खरीदा नहीं। तो पूरे घर में आप समझ लीजिए कि इनका चौथी मतलब तीसरी साल के ये और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी साल के ये, उसके बाद से घर में टीवी हमारे घर में है नहीं, यानी 2010 के बाद हमारे घर में। मतलब जो कमाया सब बच्चों को पढ़ाने में लगा हाँ, दिया। हाँ, दोनों लोग हम बस इसी में, आप देख रहे हैं हमारे घर में अभी प्लस्तर नहीं हो पाया, तो वो तो सब बाद में हो जाएगा। लेकिन ये है कि कम से कम इनके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएँ, तो हम दोनों बस उसी में लगे हैं। अच्छा, यश की मम्मी भी हैं। ये आंटी आप बताएं, क्योंकि जब ऐसे फैसले होते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा मम्मी के पास आते हैं कि मम्मी इतनी मेहनत करी थी और इतना सपना देखा था कि इस बार मज़ा आ जाएगा कि बिल्कुल मनचाहा मिल जाएगा। और सर हम बहुत खुश थे जब बच्चों को हुआ था, तो हम दोनों की मतलब एक दुनिया सी बहुत अच्छी हो गई थी कि दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन आज हमने कल सुना तो हम अपने ससुराल में थे और शादी ही थे, लेकिन हम शादी को छोड़ के आ गए कि हमारे बच्चे इतने परेशान थे और आज दोनों ने कामयाब पे तो ये कर दिया ये सब। अब इनके मन में आता है तो ये रद्द कर देते। इनका मन का हुआ तो इन्होंने 2024 में तो रद्द नहीं किया सर। जबकि जहाँ स्कीम है वहाँ आप करिए। अब हमारा बच्चा इतना मेहनती है और रात दिन दोनों बच्चे लगे हैं और आपने इस तरीके से, तो बच्चे परेशान तो माँ बाप तो उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमें इस टाइम बच्चे परेशान, हम उनसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो ये सर बच्चे के साथ ना हो। तो नहीं, यश ने आपको बताया था कि मम्मी अब पेपर री एग्ज़ाम होगा? सर कल हम वहाँ पर थे और घूम रहे थे, पहाड़ी इलाका था, वहाँ घूम रहे थे, बच्चे पास से आए एकदम से कि मम्मी एग्ज़ाम मतलब आंटी ने रद्द कर दी परीक्षा। हम बोला ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि जब 2024 में इतना हंगामा हुआ और इतना सब कुछ हुआ, जब नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? जहाँ मतलब स्कीम हुआ वहाँ करेंगे वो, आपका नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन फिर बच्चे बार-बार उसमें सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इतनी खुशी का माहौल था, सब इन्होंने छोड़ दिया। बार-बार ये नोटिफ़िकेशन वगैरह आंटी के देखते रहे और जब इन्होंने देखा तो हमें भी सर वो हो गए। फिर अभी हमारे यहाँ शादी है, हम सब कुछ छोड़ के चले आए कि बच्चों को दोबारा से भेज दें, क्योंकि अगर कम से कम सर 11वां दिन है, जी इन्होंने पढ़ाई से टच नहीं हुए। अब दोबारा दोबारा से उन सब चीज़ों को देखेंगे सर, तो इन बच्चों को भी तो लगेगा, जो इनका एन्जॉय करने का हमने प्लान कर लिया था कि बाहर बच्चों को घुमाएँगे। इन्होंने 1 साल सर घर पे बिल्कुल नहीं आए। हमने बहुत कोशिश की बेटा एक दिन दिवाली पे आ जाओ, तो इनकी नानी की तबीयत ख़राब थी तब ये लोग आए, वरना इन्होंने होली, दिवाली, रक्षाबंधन तक दोनों ने वहीं मतलब किया। किसी त्योहार में घर नहीं नहीं आते थे? सर, पूरे साल में 1 दिन, पूरे 1 साल दिन में की सर बस 1 दिन घर, वो भी अपनी नानी की वजह से कि इनकी नानी बीमार थी, तो हमने कहा बेटा नानी बीमार एक बार आ जाओ, नानी को देख लो। तब ये दोनों ऐसे पूरे साल में नहीं सर।
जो हमने कपड़ा दे दिया ला यहाँ से ले जाके वो पहन लिया। और जो हॉस्टल में आपको पता है सर कैसा मिलता है। मतलब इतनी मेहनत इनकी बेजोड़ थी कि हमारा तीसरा टर्म और बेटी का दूसरा था। इतनी मेहनत इन्होंने बेजोड़ की थी। उस साल सर 24 में 624 आए थे, जब जब क्यों नहीं 640 थे इनके सर। 24 में 640 नंबर थे, तब हम खुद से 640 पे हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आपने उसको कैंसिल नहीं किया, तो आज क्यों सर? आज ये हुआ है। जो बच्चे दोषी हैं उनको दंडित कीजिए, और जो निर्दोष हैं जिनके माँ-बाप सर अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ, वो बीएससी कर रहे हैं, मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ सर। तो मतलब हम दोनों इन दोनों की पढ़ाई पे ना कोई हमने कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदी है ना कुछ, घर आपने हमारा देखा कैसा है। तो बस ये था कि हमारा सपना हमारे बच्चे बन जाएँ, उसके बाद सब हो जाएगा। लेकिन आज अगर इस तरीके से आगे अब ये करा रहे हैं दोबारा से, तो क्या गारंटी है कि अब लीक ना हो? ये पूंजी ही है, हमारे बच्चे तो हमारी पूंजी है बस। तो सर हमें इस बात का बहुत जो निर्दोष है उनको दंड दे, लेकिन जो बच्चे ने मेहनत की सर प्लीज उसको ना करें, ये होना चाहिए बस। ये यही कहना है कि जो बार बार दोहराया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें ज़रूर दंड दिया जाए, और इतना कठोर दंड दिया जाए कि एग्जाम्पल सेट हो कि जो लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम पेपर लीक करने के लिए जो प्रयास भी करते हैं उनके भी रूह कांपने चाहिए। क्योंकि ये लोग जिस शिद्दत से, जैसे कि वो बता रही हैं कि पूरे पूरे साल ये लोग घर नहीं आए, उन दोनों ने जो कमाया वो अपने बच्चों पे लगा दिया। कि जैसा कह रहे हैं कि घर में प्लास्टर इस वजह से नहीं कराया कि एक रोज़ हमारे बच्चे जब डॉक्टर बन जाएंगे, जब वो सेटल हो जाएंगे, तब हम घर में टीवी लाएंगे, घर को प्लास्टर करेंगे और घर को सजाएंगे। और इस सब के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद, इतने सपनों बुनने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, जब ये खबर आती है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, जिस एग्ज़ाम पेपर के लिए बड़ी शिद्दत से तैयारी करी जा रही थी, दोस्तों से नहीं मिला जा रहा था, फिल्में छोड़ दी गई थी, फ़ोन नहीं हाथ में था। अब इमेजिन करिए आज के बच्चे बिना फ़ोन के रह सकते हैं? उस दौर में भी ये सब बिना फ़ोन के रहते हैं, दिन में 1 घंटे इन्हें फ़ोन मिलता है। वो सब सहने के बाद भी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर ले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, री-एग्ज़ाम होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर लीक की खबर आई है, कई बार पेपर लीक हुआ है। बहुत छोटी-छोटी कार्रवाइयाँ होती हैं, कमिटियाँ बैठती हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, आयोग को भेजे जाते हैं। सरकार उन फाइलों को पता नहीं दबा के कौन से संदूक में रख देती है कि उसके पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोपियों को बेल मिल जाती है। सफ़र कौन करते हैं? ये लोग। ये 22 लाख लोग में जो लोग बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे थे, सफ़र वो करते हैं। देखते हैं, उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी, सरकार कुछ करेगी, मंत्रालय कुछ करेंगे, जो जाँच एजेंसीज़ हैं वो कुछ करेंगी, और इनका दोबारा कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा मेहनत से एग्ज़ाम दे और उसका पेपर लीक हो जाए। जैसे कह रहा है ना कि लक फैक्टर, जिसके बारे में पहले नहीं सोचता था, अब वो लक फैक्टर के बारे में सोचता है। बच्चे डरते हैं कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। कहना बड़ा आसान है इसी कमरों में बैठकर कि गलती हुई है उसे सुधार लेंगे री-एग्ज़ाम करके, लेकिन जिन्हें री-एग्ज़ाम देना है कभी उनसे आकर पूछें तो पता चलेगा। बाकी इस रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कैमरे के पीछे आलिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।